हम 3 बहनें थीं। मेरे सौतेले अब्बा हम सबकी शादी करने को राजी ना थे। जब मेरी बड़ी बहन का चक्कर मेडिकल वाले से चला तो वो हर रोज दवाई के बहाने मेडिकल जाती और 2 घंटे बाद वापस आती। उसके पास से दवाइयों की खुशबू आ रही होती और वो कमरे में चली जाती। मैं छुप कर देखती तो वो कुछ दवाएं छुपाकर अलमारी में रख रही होती। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए पता न चलता कि किस चीज़ की दवा है। कुछ दिन से उसकी तबीयत नासाज थी तो एक दिन मैं उसका अबाया पहनकर मेडिकल दवा लेने चली गई। लेकिन मेरी ये जानकर जान ही निकल गई। जब कुछ लोग मुंह में सोने का चम्मच रखकर पैदा होते हैं तो कुछ की किस्मत में पैदाइशी गरीबी और बुरा वक्त लिखा होता है। हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही था। हम तीनों बहनों ने जब होश संभाला तो हमारे साथ कुछ भी अच्छा ना हुआ। हमारी अम्मा की ये दूसरी शादी थी और हमारा सुतेला बाप हमारे साथ बड़ा बुरा सलूक करता। उसके लिए हम तीनों बहनें महज बोझ के सिवा कुछ न थी। इस वजह से मेरी बड़ी बहन आमना बहुत ही बदमिजाज और गुस्से वाली हो गई थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे उसके साथ कोई नफसियाती मसला है। वो तो अम्मा को भी बहुत बुरा भला कहती और हम दोनों छोटी बहनों से भी बात न करती। और सुतेले अब्बा को देखकर तो उसके तेवर ही बदल जाते। डर के मारे अम्मा उसे सुतेले अब्बा के सामने जाने ही नहीं देती थी कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कह बैठे। पिछले कुछ दिनों से मेरी बहन आमना रोजाना दोपहर को चुपके से घर से निकल जाती। इस वक्त अम्मा सो रही होती और 2 घंटे बाद घर वापस आती। उसके पास से दवाइयों की तेज बदबू आ रही होती। मैं हैरान थी कि मेरी बहन रोज दोपहर को कहाँ जाती है जबकि हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था। दवाइयों की बदबू उसके पास से क्यों आती है? ये एक अजीब सी बात थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। जब से अम्मा की दूसरी शादी हुई थी हम लोगों ने घर से निकलना ही छोड़ दिया था क्योंकि हमारे दूसरे अब्बा बहुत ही सख्त थे और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाया करते थे। अब्बा ने हम पर बेजा पाबंदियां लगाई हुई थी और अम्मा अब्बा के आगे बिल्कुल बेबस थी। मुझे भी अपने सुतेले बाप से बहुत खौफ महसूस होता था। लेकिन आप ही उन्हें अब्बा से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो रोजाना चुपके से कहीं जाने लगती। इस बात ने मुझे परेशान कर दिया था। हम 3 बहनें थी और ये हमारी अम्मा की दूसरी शादी थी। हम तीनों बहनें बहुत ही छोटी थी जब हमारे सगे अब्बा ने हमें छोड़ दिया था। अम्मा ने हमें बताया कि अब्बा किसी दूसरी औरत को पसंद करने लगे थे इसलिए अब्बा ने हमें घर से निकाल दिया। अम्मा ने मजबूरन दूसरे आदमी से शादी कर ली। हमारा सुतेला बाप बहुत ही सख्त मिजाज साबित हुआ और अक्सर अपनी किस्मत पर रोने लगती। हमारा सुतेला बाप हम तीनों बहनों पर एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता था इसलिए हम तीनों ने तालीम का सिलसिला खत्म कर दिया। आमना आप ही कुछ पढ़ी लिखी थी क्योंकि उन्हें हमारे सगे बाप ने स्कूल में दाखिल करवाया था और वो 4-5 जमातें पढ़ गई थी। हम लोग सारा दिन घर के कामकाज करते और सुतेले अब्बा के काम से लौट आने के बाद अपने अपने कमरों में दुबक जाते क्योंकि अब्बा के मिजाज का पता ही नहीं चलता था कि कब किस बात पर चीखने चिल्लाने लगे। जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई थी। हम बहनें छोटी छोटी चीजों और ख्वाहिशों के लिए तरस जाती। हमारी माँ चाहकर भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाती थी। मैंने अक्सर अपनी अम्मा को बावर्ची खाने में चुपके चुपके रोते देखा था। मैं जान गई कि वो अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही हैं। अगर हमारा सगा बाप हमारे साथ इस तरह का सलूक ना करता तो शायद हम भी एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे होते। मुझे अपने बाप से शदीद नफरत थी क्योंकि उसकी वजह से ही हमें सुतेले बाप का साया बर्दाश्त करना पड़ रहा था। ऐसे में जब बड़ी बहन चुपके चुपके दोपहर को घर से बाहर निकलने लगी तो मुझे बहुत ही खौफ महसूस हुआ क्योंकि अगर ये बात हमारे सुतेले बाप को पता चल जाती तो वो हमारे साथ अम्मा की भी दरगत बना देता। जब से हम बहनों ने होश संभाला अपनी माँ को सुतेले बाप के हाथों पिटाई खाते ही देखा था। हर बात पर वो अम्मा को मारने लगता। दोपहर के वक्त अम्मा और मेरी छोटी बहन दोनों बहुत ही गहरी नींद सो जाते और इस बात का फायदा उठाकर मेरी बड़ी बहन घर से निकल जाती। मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन का पीछा करके देखूं कि आखिर वो कहाँ जाती है। मैं डायरेक्ट अपनी बहन से ये सवाल नहीं कर सकती थी क्योंकि हालात ने उसे बहुत बदमिजाज और चिड़चिड़ा बना दिया था। वो छोटी छोटी बात पर हमसे झगड़ने लग जाती। अम्मा से तो वो बात करना भी पसंद नहीं करती थी। इसीलिए एक दिन मैंने चुपके से उसका पीछा किया तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि वो एक मेडिकल स्टोर के अंदर दाखिल हो गई। दोपहर का वक्त था इसलिए उस जगह बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। ये एक छोटे से अस्पताल के साथ बना हुआ मेडिकल स्टोर था। मैंने चुपके से करीब जाकर देखा तो मेरी बहन मेडिकल स्टोर वाले के साथ अंदर बात कर रही थी। मैं पीछे हटकर दरख्त की आड़ में छुप गई और 2 घंटे तक वहीं छुपी रही। 2 घंटे बाद मेरी बहन मेडिकल स्टोर से बाहर निकली और इधर उधर देखते हुए घर पहुंच गई और मैं जान गई कि उसका मेडिकल स्टोर वाले के साथ कोई चक्कर है। तभी वो 2 घंटे मेडिकल स्टोर के अंदर गुजार कर आई है इसीलिए उसके पास से दवाइयों की बू आती है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन ऐसी भी कोई हरकत कर सकती है जबकि वो जानती थी कि हमारा बाप कितना सख्त है। मेरी बहन अपने साथ साथ हम सबकी जिंदगियों को भी मुसीबत में धकेलने जा रही थी।
मैं अजीब से खौफ का शिकार थी, क्योंकि अगर अब्बा को ये बात पता चलती तो वो हम तीनों बहनों का ही गला घोट कर मार देता। अपनी बहन के पीछे पीछे ही मैं दबे कदमों घर लौट आई। फिर मैंने एक अजीब मंजर देखा कि मेरी बहन अपनी अबाई के अंदर से कुछ दवाई निकाल कर अलमारी में छुपा रही थी। मैंने फिलहाल खामोशी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि मैं कुछ और वक्त देखना चाहती थी। अगले दिन जब मेरी बहन दोबारा से उसी वक्त घर से निकलने लगी तो मैंने उससे पूछ लिया कि वो कहाँ जा रही है। मेरी बहन कहने लगी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मेडिकल स्टोर से अपनी दवा लेने जा रही है। मैं अपनी बहन की दीदा दलेरी पर हैरान थी। आज वो पूरे 2 घंटे बाद मेडिकल स्टोर से लौटी तो मैं उसके इंतजार में दरवाजे के पास ही मौजूद थी। जैसे ही वो अंदर आई तो मुझे उसके पास से दवाइयों की बदबू का एहसास हुआ। यकीनन वो आज भी 2 घंटे मेडिकल स्टोर के अंदर ही मौजूद थी, जब भी उसके पास से दवाइयों की बदबू आ रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या कर रही है, क्योंकि आज भी वो अपनी अलमारी में कुछ दवाई छुपा चुकी थी। जैसे ही वो नहाने के लिए वॉशरूम में घुसी तो मैं फौरन ही उसकी अलमारी खोलकर देखने लगी। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए मुझे दवाइयों पर लिखा हुआ एक लफ्ज भी समझ ना आया। अम्मा उसके इस तरह घर से निकलने के बारे में बिल्कुल बेखबर थी, और मैं भी अम्मा को कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि अब्बा की वजह से अम्मा पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, और अब अपनी बड़ी बहन के चक्कर के बारे में बताकर मैं उन्हें मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। हर गुजरते दिन के साथ मेरी बहन का रवैया बहुत ही ख़राब होता जा रहा था, और अब तो वो घर में किसी से भी एक लफ्ज़ बात नहीं करती थी। पिछले कुछ अरसे से हम तीनों बहनों के रिश्ते भी आने लगे थे, लेकिन हमारा सुतेला बाप हम तीनों बहनों की शादी नहीं करना चाहता था। वो हमारे ऊपर 1 रुपया भी खर्च करने से कतराता था। भला वो हम तीनों की शादी कैसे करता। मेरी बड़ी बहन आमना की उम्र भी 25 साल के करीब होने वाली थी, और शायद हालात से तंग आकर वो मेडिकल स्टोर वाले के चक्कर में पड़ गई थी। मैं अपनी बड़ी बहन की फिक्र में अंदर ही अंदर घुल रही थी, लेकिन किसी से भी एक लफ्ज नहीं कह सकती थी। मैं जानती थी कि अब्बा किसी सूरत हम तीनों की शादी नहीं करेंगे, इसीलिए अगर ऐसे में आमना आपी अपनी पसंद से शादी कर लेती तो शायद उनका घर बस जाता। वो अब भी हर रोज दोपहर को मेडिकल स्टोर के नाम पर निकल जाती और 2 घंटे बाद ही लौट कर आती। 2-4 दिन से आमना आपी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अम्मा के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो आमना आपी का इलाज करवा सकती, और अब्बा ने आमना आपी की बीमारी को नाटक करार देकर अपने फर्ज से मुंह मोड़ लिया। वो हमेशा से ही ऐसे करते आए थे। आमना आपी अपने कमरे में निढाल सी पड़ी थी। मौसम भी तब्दील हो रहा था, और शायद उसका असर आपी को भी हो गया था। मुझसे अपनी बहन की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी, और अम्मा भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही आमना आपी के लिए दवाई का इंतज़ाम करूं। अब्बा से तो हमें कोई उम्मीद थी ही नहीं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। बहुत सोच और विचार के बाद मैंने फैसला किया कि मैं आमना आपी का अबाया पहनकर मेडिकल स्टोर चली जाती हूँ। शायद किसी तरह दवाई ले आऊँ। मैं अपनी बहन को तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकती थी। मैंने अपनी बहन का अबाया पहना और उसी वक्त घर से निकल गई। इस वक्त मेरी बहन मेडिकल स्टोर जाया करती थी। मेडिकल स्टोर पहुंचते ही उस वक्त मेरी जान निकल गई, जब मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे देखकर स्टोर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आने दिया, और स्टोर के पीछे बने कमरे का दरवाज़ा भी खोल दिया। मैंने डरते डरते उस कमरे के अंदर कदम रखा, और मेरी रूह फना हो गई। वहां तो मेरा सगा बाप एक चारपाई पर पड़ा था। वो बहुत ही बीमार और लागर था। मेरे अबाई की वजह से शायद मेडिकल स्टोर वाला धोखा खा गया था, और इसीलिए उसने मुझे इस कमरे में पहुंचा दिया था। मेरी आवाज़ मेरे हलक में ही दम तोड़ गई थी, और मैं खामोशी से बिस्तर पर पड़े अपने बूढ़े बाप को देख रही थी। मेरे बीमार बाप ने बहुत ही मुश्किल से आमना कहकर मुझे पुकारा, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उनके करीब चली गई। वो पूछ रहे थे कि आमना 2 दिन से क्यों नहीं आई थी। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। तुम्हारी छोटी बहनें तो ठीक है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब्बा को क्या जवाब दूँ। वो कहने लगे कि जाओ आमना, अब जाकर पहले अपना काम करो, फिर मेरे पास आ जाना। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि आमना आप यहाँ कौन सा काम करने आती है, और अब्बा से आज तक उनका ताल्लुक कैसे कायम है, जबकि अब्बा की वजह से ही तो हम इस कदर अजियत भरी जिंदगी गुजार रहे थे। मैंने अपने अब्बाई का नकाब उठाया तो अब्बा चौंक गए। वो पहली ही नज़र में मुझे पहचान गए, और कहने लगे कि अस्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। उनकी आवाज़ में वाज़ेह लर्जिश मौजूद थी, जो मैं बहुत आराम से महसूस कर सकती थी। मैंने अब्बा से कहा, आपने तो हमें जहन्नुम में छोड़ दिया है, लेकिन हम अभी भी जिंदा हैं। मैं नहीं जानती कि आमना आप ही रोज़ाना यहाँ क्यों आती हैं, लेकिन मुझे ये एहसास ज़रूर है कि आप ही की वजह से आमना आप ही अम्मा के साथ इतनी ज़्यादा ताल्लुक़ हो गई हैं। पहले ही आपने अपनी मोहब्बत के चक्कर में मेरी अम्मा को बर्बाद कर दिया, और अब आप आमना आप ही के ज़रिए उन्हें सुकून से जीने नहीं देना चाहते। ना चाहते हुए भी आमना आप ही के साथ क्या कर रहे थे। आमना आप ही आपकी पढ़ाई हुई पट्टियों की वजह से हमारे टूटे हुए घर को
पूरी तरह बर्बाद करने पर तुली हैं। मेरे दिल में सालों से अब्बा के लिए जो भड़ास मौजूद थी, आज वो सबकी जबान पर आ गई। मैं अब्बा को इस बात के लिए कभी माफ नहीं कर सकती थी कि उनकी वजह से हमने सारी जिंदगी सिसक सिसक कर गुजार दी। अब्बा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मुझे उनके आंसुओं से तकलीफ नहीं हो रही थी, बल्कि एक सुकून का एहसास हो रहा था, क्योंकि उनकी वजह से मेरी माँ ने सारी जिंदगी आंसू बहाए थे। मेरी आवाज़ सुनकर मेडिकल स्टोर वाला लड़का कमरे के अंदर आ गया और मेरी शक्ल देखकर हैरान हो गया। वो मुझे आमना समझ बैठा था, लेकिन मैं अस्मा थी। और जब उसने सुना कि मैं अपने बाप को बुरा भला कह रही हूँ, तो वो कहने लगा, बहन आप एक दफा हकीकत जान लें, उसके बाद कोई फैसला कीजिएगा। मेरे अब्बा तो मेरी कड़वी कुचली बातें सुनकर बिल्कुल ही खामोश हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ मेडिकल वाले ने मुझे बताया, वो सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मेडिकल स्टोर वाला मेरे अब्बा का बेटा था, यानी मेरा सौतेला भाई। उसने मुझ पर इंकशाफ किया कि जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे बताया कि अब्बा ने मेरी अम्मा को नहीं छोड़ा, ना ही अब्बा का किसी दूसरी औरत के साथ कोई चक्कर था, बल्कि मेरी अम्मा किसी दूसरे आदमी के चक्कर में पड़ गई और अम्मा ने अब्बा से जबरदस्ती तलाक लेकर उस आदमी से शादी कर ली, जो अब मेरा सौतेला बाप था। मेरे अब्बा हम तीनों बहनों को अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन मेरी अम्मा जबरदस्ती हम तीनों को अपने साथ ले गई। अब्बा हम तीनों की जुदाई का गम बर्दाश्त न कर सके और बीमार हो गए। इसलिए अब्बा की बड़ी बहन ने उनकी शादी जबरदस्ती अपनी एक बेवा नंद से करवा दी, और वो लड़का जो मेडिकल स्टोर वाला उसी औरत का बेटा था। अब्बा हम तीनों बेटियों को एक नज़र देखना चाहते थे, लेकिन अम्मा ने अब्बा को सख्ती से कह दिया कि वो हम तीनों बेटियों से दूर रहें। इसलिए अब्बा कभी कभार चुपके से हमें किसी न किसी तरह देखकर सुकून हासिल करते। हमारा सौतेला बाप हम तीनों बेटियों को कबूल नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि अम्मा हमारे सगे बाप के पास छोड़ आए, लेकिन अम्मा ने उसकी ये बात न मानी और हमें अपने साथ जबरदस्ती रखा। इसीलिए हमारे सौतेले बाप का रवैया हमारे साथ बहुत ही बुरा था। कुछ ही दिनों में जब सौतेले बाप की मोहब्बत का भूत उतरा, तो उसने हम तीनों बहनों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसका रवैया अम्मा के साथ और भी बदतर हो गया। अम्मा की हम तीनों बहनों के लिए मोहब्बत ने उसके दिल में अम्मा के लिए नफरत डाल दी, और वो बात में बात पर अम्मा पे हाथ उठाने लगा। उसका बस हमेशा से यही तकाजा रहा कि अम्मा किसी तरह हम तीनों बहनों को छोड़ दे, लेकिन अम्मा हम तीनों को खुद से जुदा नहीं करना चाहती थी। अब अम्मा भी अपने इस फैसले पर पछता रही थी कि उसने अपने मोहब्बत करने वाले शोहर को छोड़कर एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जो जहनी मरीज था। हमारा सगा बाप हमसे गाफिल नहीं था, लेकिन वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन जब आमना आपी अपनी दवा लेने मेडिकल स्टोर आई, तो अब्बा इत्तेफाक से मेडिकल स्टोर पर ही मौजूद थे। ये मेडिकल स्टोर मेरे सुतेले भाई का था, और अब्बा उनका बेटा स्टोर के बने पीछे एक कमरे में रहते थे। आमना आपी को देखते ही अब्बा ने उन्हें पहचान लिया। आमना आपी से हमारी खैरियत पूछी, तो आमना आपी ने हमारे हालात के बारे में अब्बा को सब बताया। अब्बा को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि वो हम तीनों बेटों के लिए कुछ भी न कर पाए और हम बहुत बुरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जिस वक्त अम्मा ने आपा को छोड़ा और दूसरी शादी की, उस वक्त तक आमना आपी समझदार हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं वो जानती थी कि अम्मा ने अपनी मर्जी से अब्बा को छोड़ा है। इसलिए जब अब्बा ने उन्हें मोहब्बत से गले लगाया, तो आमना अभी भी उनसे लिपट गई। अब्बा को ये जानकर बहुत दुख पहुंचा था कि हम तीनों बहनें पढ़ लिख भी नहीं सकी। इसलिए अब्बा ने आमना आपी से कहा वो अपनी जिंदगी को बेकार जाया न करें, बल्कि कोई हुनर सीख ले और अपनी बहनों का सहारा बने। हॉस्पिटल में अब्बा की बहुत सी जानने वाली डॉक्टर थी। अब्बा ने उनसे कहकर आमना आपी को नर्सिंग कोर्स करवाना शुरू कर दिया था। आमना आपी रोज दोपहर में मेडिकल स्टोर के रास्ते अब्बा से मिलने उनके कमरे में जाती, फिर अब्बा से मिलकर हॉस्पिटल के अंदर चली जाती और 2 घंटे तक काम सीखती, फिर वापस अब्बा को देखते हुए घर चली आती। नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने की वजह से ही आमना आपी के पास से दवाइयों की बदबू आती। आमना आपी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उन्हें दवाइयों के नाम याद करने में काफी मुश्किल पेश आती थी। इसलिए वो कुछ रोज दवाएं अपने साथ ले आती और रात को बैठकर उनके नाम याद करती। आमना भी चाहती थी कि नर्सिंग कोर्स मुकम्मल करने के बाद वो अस्पताल में ही नौकरी कर ले और हम बहनों का खर्चा खुद उठाकर हमारी शादियां कर दे। आमना अभी क्योंकि बहुत अच्छे से जानती थी कि अम्मा ने अपनी मर्जी से ही हमारे लिए जहन्नुम का इंतखाब किया है, इसलिए वो अम्मा से शदीद नफरत करने लगी थी। अम्मा ने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए हम तीनों बहनों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया था, और खुद भी खुश नहीं थी। मैं जो अब तक ये समझ रही थी कि आमना आपी का मेडिकल स्टोर वाले के साथ कोई चक्कर है, ये जानकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो तो हमारा सुतेला भाई है। सारी हकीकत जानने के बाद मैं अपने सगे बाप के गले लगकर रो पड़ी थी। मैं आज तक उनसे नफरत करती आई थी, लेकिन आज मुझे सच का आईना नजर आया था और मैं बहुत छोटी पड़ गई थी। अब मुझे समझ रहा था कि अम्मा बावर्ची खाने में छुपकर अपनी किस्मत पर नहीं,
बल्कि अपने गलत फैसले पर रोती थी। अम्मा ने मुझे बहुत प्यार किया और कहा कि हम लोग सारी जिंदगी तड़पते आए हैं। अब अपने आखिरी वक्त में हमसे मिलकर उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है। वो हर तरह से हमारी मदद करना चाहते थे, लेकिन हमारे सुतीले बाप की वजह से कभी हमारे करीब ना आ सके कि कहीं हमारा सुतीला बाप उनकी वजह से हम पर जुल्म न कर बैठे। मैंने अब्बा को बताया कि आमना आपी बीमार है, तो मेरे भाई ने फौरन ही आमना आपी के लिए दवाएं दे दी। मौसम के बदलने की वजह से वो बीमार पड़ गई थी, लेकिन मौसम का ये बदलाव मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा साबित हुआ था, क्योंकि इसकी वजह से ही मैं अपने बाप से मिल पाई थी और मुझ पर जिंदगी की कैसी हकीकत खुली जो मैं कभी देख ही नहीं पाई। मुझे पता ही नहीं चला था और मुझे यहाँ आकर 2 घंटे गुजर गए हैं। 2 घंटे बाद जब मैं आमना आपी की दवाएं लेकर घर वापस पहुंची, तो अम्मा हैरत से मुझसे सवाल करने लगी कि 2 घंटे तक कहाँ थी। मैंने भी आमना आपी की तरह अम्मा से कह दिया कि मैं उनकी दवाई लेने मेडिकल स्टोर गई थी और वहाँ रश था। अम्मा मेरे बदले हुए रवैये पर हैरान थी, लेकिन मैं अम्मा को नहीं बताना चाहती थी कि मैं अपने बाप से मिलकर आई हूँ। अम्मा ने सारी जिंदगी हमारे बाप की अच्छाई को हमसे छुपा कर रखा, इसलिए अब मैं भी अम्मा को सच नहीं बताना चाहती थी। मैंने आमना आपी को बताया कि मैं अब्बा से मिलकर आई हूँ। आमना आपी ने कहा कि जब उनका नर्सिंग कोर्स पूरा हो जाएगा और वो हमारा खर्चा उठाने के काबिल हो जाएंगी, तब वो अम्मा को सच बताने के बाद हम बहनों को लेकर ये घर छोड़कर चली जाएंगी। आमना आपी ने मुझसे वादा किया था कि वो आने वाली जिंदगी को हमारे लिए पुरसुकून बना देगी और हमारे लिए अच्छे रिश्ते ढूंढकर हमारी शादी करेंगी। मेरा सुतेला भाई बहुत अच्छा था और वो हर कदम पर आमना आपी के साथ था। मुझे यकीन था कि आने वाली जिंदगी हमारे लिए बहुत ही खुशगवार होगी, लेकिन कभी कभी दिल में कसर जरूर उठती थी कि अगर अम्मा गलत फैसला ना करती और अपना बसा बसाया घर ना उजाड़ती, तो आज हम भी दूसरों की तरह अपने बाप के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते। अगर एक शादीशुदा औरत के कदम भटक जाए और वो किसी गैर बात की मोहब्बत में पड़ जाए, तो सिर्फ एक घर ही तबाह नहीं होता, बल्कि बहुत सी जिंदगियां भी बर्बाद होती हैं। अम्मा अगर हमें अब्बा के पास छोड़ भी आती, तो हम पर हमारी माँ की बदकारी का दाग लग जाता और दुनिया हमें तब भी ना जीने देती। एक औरत का अपने घर और बच्चों से वफादार होना बहुत जरूरी है, वरना बर्बादी बहुत से लोगों का मुकद्दर बन जाती है।